चलिए, तो देखिएगा आज से हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वैदिक काल का, ठीक है। और टोटल ये सारे टॉपिक जो है ना, जो आज टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ समझना है और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसका कारण ये है कि वैदिक उत्तर साहित्य आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद देखिए एक शब्द आता है वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। देखिए आपका इंटरेस्ट कितना है इतिहास में ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे याद नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक याद नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि ये जो इतिहास है इसको मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ या समझा सकता हूँ, लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट उसको सुनने में ना रहे तब तक वो चीज़ें याद नहीं आएगी। वो शब्द ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको इतिहास में कि आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा वो, ठीक है। तो समझिएगा कि आज का टॉपिक हमारा वैदिकोत्तर साहित्य है और आज हम साहित्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि वैदिक काल के समय या वैदिक काल के समाप्त होने के बाद लिखा गया है, ठीक है। ऐसे साहित्य या फिर हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो कि वैदिक काल के समाप्त होने के बाद हमें संकलित रूप से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। तो वैदिकोत्तर साहित्य का सामान्य सी बात है कि ऐसे साहित्य जिनकी रचना वैदिक काल के बाद की गई है उसे वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि वैदिक काल का जो समय रहा है वो क्या रहा है? पूरा वैदिक काल बोलेंगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल नहीं बोल रहा हूं मैं, वैदिकोत्तर साहित्य बोल रहा हूं। उत्तर वैदिक बोलूंगा तब आधा होगा वो, ठीक है। तो वैदिकोत्तर साहित्य का मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल के बाद संकलित साहित्य को या रचना, जो जिस साहित्य की रचना बाद में की गई हो उसे वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद संकलित हुआ आपका वैदिकोत्तर साहित्य या रचना किया गया, तो इनकी संख्या कितनी है या कौन कौन से साहित्य आते हैं इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है, देखिएगा, वेदांग, ठीक है। वेदांग यानी जो कि वेद के पढ़ने के लिए या वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, ठीक है। अब वेदांग बेसिकली है क्या? तो वेदांग देखिएगा, जैसे हम लोग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, ये जितने भी संख्या है 6 की संख्या पे आते हैं वेदांग, इनके बारे में जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसकी रचना क्यों की गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से, ठीक है। वेदांग याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका उपवेद, उसके बाद देखिएगा वेदांग, उपवेद। इसके बाद देखिएगा आप जितने भी क्रम को पढ़ेंगे, जैसे कि आपका पुराण, महाकाव्य, ठीक है। तो ये सभी क्या है, वैदिकोत्तर साहित्य हैं, ठीक है। तो मेनली याद रखिएगा कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या होता है, जो वैदिक काल के बाद जिनकी रचना की गई हो वैदिकोत्तर साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, याद रखिएगा कि जैसे हम वेदांग की बात करते हैं, उपवेद की बात करते हैं, पुराण की बात करते हैं, महाकाव्य की बात करते हैं, तो ये सभी वैदिकोत्तर साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यदि आपसे पूछा जाए कि वैदिकोत्तर साहित्य की संख्या कितनी है, तो ये आपको बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत और भी चीजें जुड़ती हैं। जैसे अगर आप और छोटी छोटी चीजों को जोड़ेंगे तो इसमें स्मृति भी आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो वैदिकोत्तर साहित्य के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो वैदिकोत्तर साहित्य क्या है? वैदिक काल के बाद, ठीक है, रचित साहित्यों को वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इनकी संख्या पे देखिएगा, वेदांग, उपवेद, स्मृति, पुराण, महाकाव्य, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ आते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए वैदिक काल को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि वैदिक काल जो है, ठीक है, वैदिक काल जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक नव जीवन का व्याख्या किया गया उसमें। नव जीवन मतलब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है उसके बाद वैदिक काल जो है ये प्रारंभ होता है। अब वैदिक काल जब प्रारंभ होता है तो उसमें जो तरीका है, रहस्य है, जितने भी रहस्यवाद हैं या चीजों के साथ, जैसे आर्यों का आगमन, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, अपनी सभ्यता को बताना, उसमें नए नए जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करना, ठीक है, वो सभी चीजें क्या है, एक सभ्यता है। और सभ्यता के साथ साथ आपको पता होगा कि साहित्यों की रचना की गई है, ठीक है। और जब साहित्यों की रचना की जाती है तो आपके दिमाग में बात आती है कि साहित्य जब रचित किए गए तो उससे हमें साक्ष्य के तौर पर देखा जाता है, यानी जो साहित्य बने हैं वो हमारे लिए क्या एविडेंस है, ठीक है। तभी हम ये कह पाते हैं कि ये साहित्य हमारे पास आज अवेलेबल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम वेदांग की बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है।
तो ये 6 वेदांग है, याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, याद रहेगा, ये 6 नाम आपको प्रॉपर रट के रखने हैं कि क्योंकि अभी आप दर्शन पढ़ेंगे, दर्शनों की संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, दर्शन भी है, दर्शन शास्त्र है, उसके बाद वेदांग है, उपवेद पढ़ चुके हैं आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा वेदांग क्या होता है, तो वेदांग देखिएगा बेसिकली क्या है, इसे वेदों का अंग कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी रचना की गई है वेदों को समझने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा वेदांग क्या है, तो वेदों की रचना, वेदों की भाषा को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, प्रॉपर तरीके से उसके व्याख्या को समझने के लिए हमने वेदांग की रचना की है। ठीक है, और वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अब इन 6 वेदांगों में याद रखिएगा सबसे पहला कि जो वेदांग है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं वेदांगों की संख्या के तौर पर, तो सबसे पहले देखिएगा शिक्षा की बात आती है। ठीक है, शिक्षा एक वेदांग है, याद रखिएगा शिक्षा। ठीक है, तो इसकी रचना क्यों की गई है ये थोड़ा सा याद रखेंगे। तो शिक्षा क्या समझ में आ रहा है आपको, शिक्षा से लग रहा है कि कोई शिक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वेद हैं उनके स्वर विज्ञान को पढ़ने के लिए शिक्षा की रचना की गई है। स्वर विज्ञान, ठीक है, यानी कि जो वोवेल्स हैं या साउंड हैं, जब उसको हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो वो सभी कहां लिखा गया है, शिक्षा शास्त्र में लिखा गया है। तो याद रखिएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, हालांकि ये नाम पहले सुने होंगे, इसमें एक आध नाम है जैसे कि निरुक्त नहीं सुने होंगे आपने और कल्प नहीं सुना होगा। ठीक है, बाकी सभी नाम आज प्रयोग में लाए जा रहे हैं और इनका जो संबंध है आज के भविष्य से, ठीक है, सॉरी वर्तमान से भी संबंधित है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा शिक्षा को डिटेल करते हैं, एक लाइन 2 लाइन में आप यहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा जब आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र के उच्चारण में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि मंत्र का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम आज वर्तमान में जिस प्रकार के स्पीसीज में पहुंच चुके हैं, जिस जनरेशन में पहुंच चुके हैं, वहां पर मंत्रों का हमारा दूर दूर से नाता नहीं है ना। हम बहुत सारे ऐसे कम स्कूल हैं जहां पर जो वेद हैं उनके संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उसमें से एक स्कूल आपको पता होगा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही आगमन करते हैं, उसके बाद जब भोजन करते हैं और जब छुट्टी होती है, ठीक है, यानी प्रस्थान का समय, ये तीनों समय में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है इस समय। ठीक है, तो ये तीनों क्रम क्या है, आखिर कहीं ना कहीं ये वेदों से संबंधित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते थोड़ा सा देखिएगा। तो सबसे पहला शिक्षा से क्या प्राप्त होता है आपको, इससे प्राप्त होता है स्वर विज्ञान। इससे जानकारी मिलती है किसकी, स्वर विज्ञान की। ठीक है, यानी स्वर विज्ञान क्या है, बेसिकली क्या है, आप जिस तरीके से उच्चारण करते हैं उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो स्वर विज्ञान बेसिकली याद रख लीजिएगा मंत्रों का उच्चारण करने के लिए शिक्षा वेदांग में लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है किससे, शिक्षा वेदांग से। और शिक्षा वेदांग के जो स्वर विज्ञान है उसे हम क्या मिलता है, मंत्रों का उच्चारण करने का प्रावधान मिलता है। कैसे नियमावली लिखा गया इसमें कि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपके रील्स में आता होगा कि जो लोग कभी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पंडित जी लोग, वो एकदम कभी स्वर ऊंचा करते हैं, कभी एकदम धीरे बोलते हैं, कभी बहुत तेज बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण तरीका जो होता है, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सही व्यक्ति, यानी कि उसे कभी उसने पढ़ा हो, प्रॉपर तरीके से उसकी व्याख्या की हो, तो उसका आपका उच्चारण जो है उसका सही जो आलाप होता है, जितने प्रकार के साउंड उसमें निकाले जाते हैं, ठीक है, यानी स्वर का प्रयोग किया जाता है, वो सभी की जानकारी यहाँ शिक्षा वेदांग से मिलती है। याद रखिएगा, यानी मंत्रों उच्चारण करने का जो शिक्षा है वो कहां से प्राप्त हुआ है, शिक्षा वेदांग से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कल्प क्या है। ठीक है, यानी कल्प की बात करते हैं तो कल्प में याद रखिएगा कि कल्प होता क्या है। बेसिकली देखिएगा कल्प जो होता है इसे कहते हैं हम लोग नियमावली। ठीक है, कल्प का मतलब क्या है, नियमावली। तो याद रखिएगा जब नियमावली की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी कर्म कांड का, ठीक है, कर्म कांड तथा सामाजिक नियम जो है वो यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कर्म कांड तथा सामाजिक नियम की जानकारी कहां से मिलती है, कल्प से मिलती है। और कल्प जो है बहुत संबंधित है, याद रखिएगा बहुत जरूरी है। ठीक है, इन 6 वेदांगों में कल्प जो है दूसरे नंबर पर आता है और कल्प से हमें क्या जानकारी मिलती है, कर्म कांड तथा सामाजिक नियम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है व्याकरण। तो देखिए बेसिकली व्याकरण तो आपने सुना ही हो पहले ही कि व्याकरण होता क्या है। तो
तो आप जैसे देखते हैं कि ग्रामर जो होता है किसी भी भाषा को पढ़ने का एक तरीका या सलीका देता है वो, ठीक है। जैसे हिंदी व्याकरण बोलते हैं, तो हिंदी व्याकरण में आपको पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं जा रही हूं, तो आपको पता चल जाता है वो लड़की है। मैं जा रहा हूं उसका मतलब लड़का है, तो इसका मतलब है कि उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जानकारी कैसे मिल रही है हमको, व्याकरण को पढ़ने से, है ना। तो ये है आपका भाषा विज्ञान, इसे कहा जाता है भाषा विज्ञान, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका भाषा विज्ञान है। ठीक है, इसे कहते हैं भाषा विज्ञान, याद रखिएगा ये कहलाता है आपका भाषा विज्ञान, ठीक है। तो देखिए व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, इसकी जानकारी कहां मिल रही है, यानी व्याकरण में क्या जानकारी मिल रही है, भाषा विज्ञान की जानकारी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए निरुक्त क्या होता है, निरुक्त किसे कहते हैं या निरुक्त का संबंध किस क्षेत्र से है वो देखिएगा। तो निरुक्त जो होता है, ये निरुक्त शब्द की मतलब ही क्या होती है इसको समझिएगा। तो निरुक्त मतलब होता है उत्पत्ति, निरुक्त मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, किसी चीज या कोई चीज कहां से उत्पत्ति हुई है इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा निरुक्त का सीधा सा मतलब है उत्पत्ति शास्त्र या व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, तो व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है आपका निरुक्त। तो निरुक्त मतलब कहां से निकलने वाला, या किसी चीज की उत्पत्ति कहां से हुई है, किसी विज्ञान की उत्पत्ति या इस शाखा की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो होता है निरुक्त, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना होगा कि निरुक्त का संबंध उत्पत्ति शास्त्र से, व्युत्पत्ति शास्त्र से है, ठीक है। याद हो पाएगा, बहुत सामान्य सी बात है, बस उसका नाम याद रखिए, उसके बारे में अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा शिक्षा, तो स्वर विज्ञान यानी उच्चारण करने का तरीका जो है यहां से शिक्षा विज्ञान से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कल्प, कल्प का मतलब क्या होता है, नियमावली, ठीक है। अच्छा, कल्प सूत्र का नाम सुना होगा आपने, कल्प सूत्र हो गया, ठीक है। तो सूत्र क्या है, बेसिकली क्या है, एक सूक्त है, कल्प सूत्र, ठीक है। तो जैसे पहले क्या होता था जनरली, जैसे आग लगाने के लिए आपको माचिस की आवश्यकता तो होती नहीं थी उस समय, मतलब माचिस का जो तरीका था आग लगाने के लिए वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था, हम मंत्रों के उच्चारण से आग लगाते थे, ठीक है। यानी मंत्र का उच्चारण किया, आग आ गई, यानी अग्निदेव को प्रकट करा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या मंत्र का उच्चारण तरीका है, अगर सही नियमावली से। अच्छा, आपने सुना होगा तानसेन का नाम सुना होगा, ठीक है। जब वो गाना गाते थे या स्वर लेते थे, ठीक है, तो दीपक जल जाते थे ऐसा, ठीक है। तो ये आग का तरीका कहां से आया, मतलब ऐसा तो नहीं कि उनको माचिस मिला या लाइटर रख लिया उन्होंने, ऐसा नहीं था। तो ये क्या है, मंत्रों के उच्चारण का तरीका, यानी कि अपने स्वर का सही घर्षण, अपना सही वैल्यू, क्योंकि बादल को बरसा देना और दीपक में आग जला देना, ये सभी क्या है, मंत्रों के उच्चारण का तरीका है, ठीक है। यानी कि आप सही मात्रा में सही स्वरों का प्रयोग करके आप सही तरीके से भाषा विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी जो बिंदु है ये वेदों को पढ़ने का तरीका है, याद रखिएगा ये वेदांग है। और वेदांग जैसे वेदों में इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, उसी के छोटे छोटे रूपों को शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त के तौर पर बांटा गया है, ठीक है। तो वेद को पढ़ने के लिए इन सभी बिंदुओं को पढ़ना बहुत आवश्यक है, वरना आप वेद को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, वेदों में अगर वैदिक ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में है सूक्त या मंत्रों का तरीका, ठीक है। यानी कि देवों की स्तुति या देवों को जब वंदना करना हो, उनका जब आराधना करना हो, या उनको समझिए एक तरीके से कि उनका स्तुति करना हो, ठीक है, तो हमें वैदिक जो मंत्र हैं वो पढ़ना पड़ता है। और वैदिक मंत्र को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा स्वर विज्ञान। यानी आप किसी भी मंत्र को ऐसे नहीं कि पढ़ दिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी तक आपने कोई किताब नहीं पढ़ा है, अभी तक मान लीजिए आपको, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, शुरुआती दौर पर पढ़ा लिखा होना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो जब आप सिर्फ सुनते हैं, किसी चीज को सुनते हैं तो आपको याद होने लगता है धीरे धीरे। घर पर जब कोई व्यक्ति रहता है, शुरू से ही बच्चा जो है मम्मी पापा की बातें सुनता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, ठीक है। चाहे रिश्तेदारी बनाता है, वो पापा बोलता है, मम्मी बोलता है, चीजों को सीखता है। तो वो अभी उसने क्या किया, सिर्फ बोलना सीखा, यानी स्वर उसके फूटे हैं अभी, ठीक है। तो उसने बोलना सीखा, तो बोलना सीखा, लेकिन सही तरीके से बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जाना चालू करता है तो धीरे धीरे चीजें को सीखने लगता है और सही तरीके से बोलना चालू करता है, लिखने का तरीका सीख जाता है, ठीक है। तो जो मंत्र का उच्चारण करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं यहां से शुरू होता है, स्वर विज्ञान से। इसलिए देखिएगा कभी भी जब शिशु पहली वाले क्लास में बच्चे लोग बैठते हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब एक बच्चा चिल्ला रहा है, उनके पीछे वो चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, है ना। ये क्या है, आपके जनरली जब आप बोलते हैं किसी चीज को, और मैं आपको बार बार समझाता हूं एक बात कि आप जब तक किसी चीज को बोलकर याद नहीं करेंगे वो याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में आप सिर्फ उसको सिर्फ सुन रहे हैं, और सुनने के बाद अगर उसको उच्चारण नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी में वो गया ही नहीं है। आप सिर्फ सुन के
चला गया। हाँ, हो सकता है कुछ समय तक के लिए याद रहे बिकॉज उसने सुना, आपने सुना भी है, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसका उच्चारण नहीं करते हैं तो उसके जो स्वर हैं वो आपके जबान पर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ठीक से लड़खड़ा जाएं उसको बोलने के समय, या फिर आपके मुंह से वो पहली बार सुना आपने और बोलते समय कुछ और बोल रहे हैं आप, होता है ऐसा। आप लोगों ने देखा होगा 10 लोग की लाइन लगाई दी जाती है और उसके बाद फिर जब लास्ट तक पहुंचता है वो बात, तो वो का से का बन जाता है ना। शुरुआत से वो कुछ और होता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है। तो ये तरीका है कि आप जब तक किसी चीज का खुद उच्चारण नहीं करते तब तक वो आप उसको सीख नहीं सकते, ठीक है। तो यहीं से ये शुरुआत होती है शिक्षा से स्वर विज्ञान के तौर पर मंत्रों का उच्चारण करने पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा निरुक्त होता है जो, उसे कहते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र, मतलब वैदिक धर्म में या वैदिक काल में किस चीज की उत्पत्ति कहां है, कहां से हुई है, इसका निरुक्त में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो वैदिक काल के संबंध में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी चीजें हैं, उसकी व्युत्पत्ति कहां से हुई है वो निरुक्त से पता चलता है, निरुक्त से उसकी जानकारी मिलती है। इसका मतलब यह है कि निरुक्त जो है इन सभी का इतिहास है, ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका इतिहास पढ़ते हैं, ये कहां से आया है। तो ये निरुक्त क्या है, ये इतिहास है, वेदों के इतिहास की जानकारी यहां से मिलती है कि किसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं छंद की। तो देखिए छंद का मतलब क्या होता है, ये आपने हिंदी में बहुत बार पढ़ा होगा रस छंद अलंकार के बारे में। तो छंद किसे कहते हैं, तो छंद होता है किसी भी पदबंध को बांधने का तरीका, छंद कहते हैं उसे, ठीक है। तो वेदों या मंत्रों को जिस तरीके से पढ़ा जाता है, उसके छंदिक तरीकों से पढ़ा जाता है, उसकी जानकारी कहां मिलती है, इस छंद शास्त्र से मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं छंद शास्त्र में। वेदों के उच्चारण तथा मंत्रों का सूक्त बंध, ठीक है। तो मंत्रों को जिस तरीके से आप, जैसे आपने सुना होगा छंद के बारे में, आपने सुना होगा जैसे चौपाई, चौपाई तो सुना ही होगा, ठीक है। बेसिकली हम बहुत सामान्य तौर पर चौपाई के प्रयोग में क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का हर एक पद क्या है, चौपाई है, ठीक है। और चौपाई का एक रूल होता है जिसमें उनकी संख्या जो छंदिक जो शब्द हैं, जैसे आपने छांदिक में वार्णिक सुना होगा, मात्रिक सुना होगा, ठीक है। तो हम मात्राओं को गिनते हैं उसमें, तो 16-16 की जो मात्राएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं, ठीक है। चौपाई बेसिकली क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, ठीक है। तो ये जो चौपाई है उसको चौपाई कहते हैं। और हनुमान चालीसा के जितने शब्द हैं, ठीक है, तो उन शब्दों के मात्राओं को गिना जाता है, ठीक है। तो जैसे राजभान सलगा या माता राजभान सलगा जैसे शब्द को सुना होगा आपने, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जब आप वेदों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो वेदों के उच्चारण में जो तरीका लिखा गया है, जैसे उसमें सगण, तगड़, मगड़, यगण जैसे, अच्छा ये बातें अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छंद में क्या होता है कि हम मात्राओं का उच्चारण करते हैं। जैसे देखिएगा, यदि हमने बोला संख्या, तो या में मैंने जोर से या लगाया, ठीक है, लेकिन इन दोनों में बहुत कॉमन बात की मैंने एकदम धीरे, ठीक है। तो ये जो उच्चारण का तरीका हुआ और उसका जो तरीका होगा कि मुझे कहां से इसे रोकना है, ठीक है, उसको बांधना कहां तक है, वो तरीका आपको वेदों के उच्चारण तथा मंत्र के सूक्त में बंध में मिलते हैं, यानी छंद में मिलते हैं। इसको बोलते हैं छंद शास्त्र, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये एक पूरा का पूरा जो हमारा वैदिक काल है वो पदों में बंधा हुआ है। एक ही वेद है जो कि गद और पद दोनों मिलता है, वो है यजुर्वेद, ठीक है। बाकी सारे पद क्या, सारे वेद क्या है, श्लोकों में है। जब भी आप पढ़ेंगे उसको पूरा श्लोक में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पूरा साइंस ही पूरा श्लोक में लिखा गया है उसको, ठीक है। कभी आप वेद को उठा के देखिएगा, हालांकि मिलेगा तो नहीं, लेकिन नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको दिखेगा कि उसमें अगर आप किसी भी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो श्लोक में पढ़ना पड़ेगा और फिर उसका व्याख्या लिखा जाएगा उसमें, ठीक है। तो जब आप उसको श्लोक में पढ़ रहे हैं इसका मतलब है उसको पढ़ने का एक तरीका है। आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते उसको कि अपने मन से जैसा समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको संस्कृत को भी हिंदी बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ सकते उसको, ठीक है। तो उसका जो तरीका है वो इसी बद्ध पे लिखा गया है कि आपको उसी छंदिक रूप में पढ़ना होगा, कहां पर रुकना है, कहां पर बढ़ना है, फिर रुकना, फिर पढ़ना, इस तरीके के रुकने और पढ़ने के जो तरीके हैं वो लिखा गया है आपका छंद शास्त्र में, ठीक है। तो वेदों को जिस पदबंध में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं छंद शास्त्र, ठीक है। और बाद में आता है ज्योतिष, जिसको ज्योतिष तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, नक्षत्र और ग्रह की जानकारी मिलती है, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि नक्षत्र ही ठीक नहीं चल रहा है ना, ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बेसिकली हम यहां से नहीं कह रहे कि नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा है, आपको पता भी नहीं है कि नक्षत्र क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा भविष्य या फिर हमारा जो वर्तमान है वो ठीक नहीं चल रहा है, सही काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है ज्योतिष, ठीक है। तो ज्योतिष विद्या या ज्योतिष की जो जानकारी मिलती है, या जिससे हम ये कह पाते हैं कि किसी भी मनुष्य के जन्म के समय नक्षत्रों की जो जानकारी मिलती है, ठीक है,
तो सिर्फ मनुष्य के जन्म की नहीं, इन वेदों के संबंध में पूरे पृथ्वी के संबंध में हम ऐसा कह सकते हैं, जो जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, ग्रहों की स्थिति की जानकारी मिलती है, वो सभी चीजें यहां लिखी गई है, नक्षत्र में लिखी गई है। ठीक है, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, तो 12 नक्षत्रों के साथ यहां पर जानकारी मिलती है कि कौन कौन से नक्षत्र हैं, और नक्षत्रों के साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कौन सा नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है, सारी चीजों के बारे में जानकारी यहां पर मिलती है आपके ज्योतिष में। ठीक है, तो 6 वेदांग है, दिमाग पर रहेगा। सबसे पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, फिर छंद, और उसके बाद ज्योतिष। ठीक है, फिर से देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि शिक्षा यानी शुरुआत करनी है आपको कोई चीज को पढ़ने की, तो कहां शुरुआत करेंगे? शिक्षा से। फिर उसका नियम पढ़ना है आपको, तो कल्प। ठीक है, नियम तो जानना पड़ेगा, तो शुरुआत की आपने शिक्षा से, फिर पहुंचे कहां पर? कल्प में। अब उसके पढ़ने का तरीका देखना है आपको उसको। ठीक है, मतलब उसमें सही तरीके से व्याकरणिक शब्दों का उच्चारण करना है, तो आप बोलेंगे व्याकरण। ठीक है, और फिर आप देखेंगे उसका इतिहास कहां से, थोड़ी ज्यादा जानकारी यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है, निरुक्त, और उसके बाद पहुंचेंगे कहां पर? उसके पढ़ने के तरीके, हाव भाव के तरीकों को, तो आप बोलेंगे छंद, और उसके बाद उसके पूरे भविष्य को जानना है तो आपको ज्योतिष। ठीक है, तो 6 नाम याद रहेगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये है सभी 6 वेदांग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा डिटेल करते हैं, यहां तक तो बेसिक जानकारी आपकी हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले देखिएगा, हम बात करेंगे शिक्षा की, थोड़ी थोड़ी जानकारी और इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जैसे कि एक एग्जांपल पे आया हुआ था। ठीक है, गायलम का नाम याद रखिएगा, गायलम। ये गायलम क्या है याद रखिएगा, एक विज्ञान ग्रंथ है। ठीक है, गायलम। ठीक है, तो बेसिकली शिक्षा के संबंध में याद रखिएगा कि वैदिक स्वरों को के शुद्ध उच्चारण के लिए हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं या शिक्षा पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है गायलम, याद रखिएगा। और ये ग्रंथ कैसा है? विज्ञान ग्रंथ है। ठीक है, इस गायलम का नाम याद रखिएगा। कभी अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आया तो यहां तक आ सकता है कि गायलम जो कि शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, वो एक विज्ञान ग्रंथ है, स्वर विज्ञान ग्रंथ कहते हैं इसको, स्वर विज्ञान ग्रंथ। ठीक है, किसने लिखा है इस ग्रंथ को? तो याद रखिएगा, वामजय। ठीक है, इन्हें कहा जाता है वामजय, यानी प्रवर्तक का नाम याद रखिएगा, वामजय। ठीक है, ये प्रवर्तक हैं वामजय, जिन्होंने स्वर विज्ञान ग्रंथ लिखा है, गायलम नाम है इसका। ठीक है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, याद रखिएगा, शिक्षा वेदांग से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है गायलम शब्द, जो कभी आपने नहीं सुना होगा लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए, गायलम शब्द कभी आपने सुन लिया है अब। ठीक है, तो वेदांग से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कौन सा वेदांग है ये? वेद है, तो याद रखिएगा कि ग्रंथ है ये स्वर विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, स्वर विज्ञान ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, अच्छा, बार बार हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो स्वर का मतलब है कि जो आपसे मुख से बाहर निकल रहा है, यहाँ वोवेल्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अ आ ई की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर यह है कि आप जो भी आवाज निकाल रहे हैं वो स्वर है। ठीक है, साउंड, स्वर। ठीक है, तो उसकी जो जानकारी मिलती है कि कब आप कैसे स्वर विज्ञान की जानकारी मिलती है, तो वो गायलम में लिखा गया है। किसने लिखा है? वामजय ने लिखा है। ठीक है, तो इसके राइटर हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि स्वर विज्ञान के प्रवर्तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कल्प की, देखिएगा। कल्प, ठीक है, बेसिकली देखिएगा कल्प में लिखा क्या गया है, तो इसमें लिखा गया है नियम लिखा गया है। ठीक है, कल्प में क्या लिखा गया है? नियम लिखा गया है ना। हाँ, तो इसमें नियम जो लिखा गया है वो 2 ही नियम आपको जानकारी मिलेगा। एक मिलेगा आपको सामाजिक नियम। ठीक है, यानी कि सामाजिक नियम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि समाज के स्थापना के साथ साथ जैसे लोग परिवार जुड़े, परिवार जुड़ने के बाद एक पॉलिसी तैयार की जाती है। ठीक है, हमने आपने देखा होगा कि एक बहुत कॉमन सी बात की जाती है कि कौन सा गुनाह गुनाह नहीं है। ठीक है, कौन सा गुनाह गुनाह नहीं है, यानी अगर आप विधिक तौर पर बात करते हैं, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह नहीं है? किसी को जानकारी है कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह नहीं है या क्राइम नहीं है? चलिए थोड़ा सा सरल करते हैं उसको, कि कौन सा ऐसा अपराध है या क्राइम है जो क्राइम ही नहीं है? इसका आंसर ना इसी लाइन पे छिपा हुआ, विधिक पे। ठीक है, इसका विधिक लाइन मतलब समझिए इसका क्या है आंसर। इसका आंसर ये है कि जो बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं वो क्राइम नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, अगर वो इसमें नहीं लिखा गया है तो वो क्राइम नहीं है। बात समझ में आ रही है कि आपने एक पॉलिसी तैयार कर दी है, एक सिस्टम तैयार कर दिया है, और उसमें कुछ जैसे क्या हुआ था, कभी एक समय ऐसा था कि आपने चोरी किया, ठीक है, तो चोरी किया तो एक क्राइम हो गया वो, लेकिन इस पे लिखा ही नहीं है कि आपने चोरी किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रूट्स, आपने फ्रूट्स तोड़ लिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि फ्रूट तोड़ना कोई क्राइम है, तो आपको कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, तो ये गुनाह भी है लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है। ठीक है, और इसके नज़र पर वो क्राइम भी नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि ऐसे नियम जो कि स्थापित किए गए हों और सामाजिक रूप से वो गतिबद्ध हों, ठीक है, कि चलते हों, हमेशा जनरेशन टू जनरेशन चल रहा हो, ठीक है, तो वो नियम जो है सामाजिक नियम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो इसमें नहीं लिखा गया है वो सामाजिक नियम इसके अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, कल्प जो है बेसिकली वैदिक कर्म कांडों और सामाजिक नियमों से प्रतिबद्ध होता है। वैदिक कर्मकांडों से संबंधित। ठीक है, तो वैदिक कर्मकांडों से संबंधित होता है ये, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो जानकारी लिखी गई है वो क्या क्या लिखी गई है वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो जानकारी है वो है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, ठीक है, स्रोत जो स्रोत है इसमें जानकारी मिलती है किसकी? यज्ञों के नियम की। ठीक है, कब आपको स्वाहा करना है या किस तरीके से आपको यज्ञ पूरा करना है, यज्ञों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है स्रोत सूत्र से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसी स्रोत सूत्र के अंतर्गत जो है शुल्व सूत्र आता है। शुल्व सूत्र, ठीक है, इसमें मिलता है यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की जानकारी। आप यज्ञ वेदिका का निर्माण ऐसे ही नहीं कर लेते, इसकी एक नियमावली होती है। ठीक है, तो यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की जानकारी। यज्ञ वेदिका समझते हैं आप लोग क्या होता है? यज्ञ वेदिका किसे कहते हैं? जिसमें यज्ञ होता है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि आजकल जो पंडित जी हैं वो किसी भी तरीके से यज्ञ का जो तरीका है वो बदल देते हैं। जैसे कभी आप मान लीजिए पूजा में बैठे हुए हैं और अचानक से पता चला बेलपत्र लाया ही नहीं है, तो उसकी जगह पर आम का पत्ता काम चला लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वेदिकाओं के निर्माण की जो जानकारी होती है, यानी कि वेद जो होते हैं, वेदिका जो होती है, यज्ञ जहां पर की जाती है उसे वेदिका कहा जाता है। ठीक है, अब वेदिका के निर्माण का एक अपना तरीका होता है कि आप किस तरीके से निर्माण करते हैं। क्या आप ईंट से निर्माण करते हैं, क्या आप लोहे के पात्र का प्रयोग करते हैं, या फिर किस तरीके के पात्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि इसके कुछ नियम लिखे गए हैं, लेकिन आज जो है अपने अनुसार इसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी लोग जो है इच्छानुसार उसे परिवर्तित कर रहे हैं, जो अवेलेबल है उसी पे काम चला लेते हैं। ठीक है, तो उस समय ऐसा नहीं होता था। इसमें जैसा बनाने की बात की गई है उसी से बनाया जाता था और उसी तरीके का नियम फॉलो किया जाता था यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शुल्ब के बाद आता है ज्यामिति विज्ञान। ठीक है, तो ये ज्यामिति विज्ञान क्या होता है? जहां पर गणित, ठीक है, रेखा गणित जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें आपने ट्राइंगल सीखा है। ठीक है, तो जितना ट्रिगोनोमेट्री का पूरा जो रेखा गणित है, ठीक है, और आपका जो पूरा टॉपिक है इसमें, ठीक है, मैथ का, वो मैथ के टॉपिक्स इसमें मिलते हैं, आपको ज्यामिति विज्ञान से मिलते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि रेखा गणित क्यों यहाँ से पता चलता है? तो कोई भी चीज को बनाने के लिए आपको एक नियम जो बनता है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी जानकारी, ये सब चीज़ें जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वो रेखा गणित से ही मिल पाएगी। ठीक है, तो इस ज्यामिति विज्ञान को कहा जाता है यहां पर रेखा गणित का प्रारंभ। ठीक है, रेखा गणित का प्रारंभ काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आज जो हम कहते हैं ना कि भारत में जो
इसका खजाना है, यही वेद ही इसके खजाने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी चीज़ों की जानकारी है, ठीक है। इवन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस तरीके से सामाजिक नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, जिस तरीके से वैदिक कर्मकांड की जानकारी मिलती है, अभी बहुत सारे ऐसे साइंस मिलेंगे, विज्ञान मिलेंगे जो आज वर्तमान में आप पढ़ते हैं और उसका बहुत लाइट वर्जन पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा इतिहास है और पूरा का पूरा जानकारी है, और उसका कुछ बिंदु हम निकाल कर आज अपने शिक्षा में जोड़ते हैं, ठीक है। यदि यही चीज़ों को पूरा पढ़ते हम, तो आज हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर पर हर एक देश पे राज कर रहा होता, क्योंकि इतनी जानकारी आपके पास होती कि आप जो है किसी भी स्तर पर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का नाम आपके सामने आया होगा जिन्होंने वेदों को पढ़ा है और आज जो है किस एक अच्छे स्थिति पर है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर एक बिंदु जो है हमारी जानकारी के साथ जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि लॉर्ड मैकाले की एक नीति आई थी, ठीक है, शिक्षा नीति थी उसकी, लॉर्ड मैकाले की। उसने कहा था कि यदि भारतीयों को कमजोर करना है तो उनके शिक्षा को कमजोर कर दो, यानी उनके शिक्षा को खत्म कर दो। उनकी संस्कृति को खत्म करना है तो उनके शिक्षा को कमजोर कर दो। और उसका शिक्षा कमजोर करने का मतलब क्या था कि आपके पाठ्यक्रम से वेदों को हटा दो, ठीक है, पूरी तरीके से हटा दो और अपने पाठ्यक्रम को आपके ऊपर डाल दो। आज तब जाकर आप जो पढ़ते हैं, पूरी नीति जो है वो अंग्रेजी नीति के साथ आता है। आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं वो उसी स्तर पर पढ़ाई जाती हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई नीति थी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपका इतिहास जो है अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। आपको पता होगा कि एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, ठीक है। इसका कारण है कि आपके पास नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय जो विदेश लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, और आज हम यहाँ से जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो ये सिस्टम कहाँ से तैयार हुआ, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें जो हैं ये हमारे शिक्षा का जो अवरुद्ध हुआ है, मतलब एक समय जो हम गुलाम बने या एक समय जो दूसरे लोग हम पर हावी हुए, इसके कारण हमारा जो प्रारंभिक नीति था वो खत्म हो गया। अगर वो नीति अगर हम प्रॉपर चला रहे होते तो यकीन कीजिए किसी के स्तर पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि आज कोई व्यक्ति ये बोल दे कि हमारे पास रोजगार नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास रोजगार होता, हर कोई ना कोई काम कर रहा होता, ठीक है। लेकिन जब हमारी शिक्षा नीति कमजोर होती है, जैसे आप देखिए हमारे दिमाग में अब क्या बात आ गई है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो अजय माला के साथ संतुष्ट हैं। पहले उस समय ऐसा नहीं था, यानी उस समय की शिक्षा नीति इस तरीके थी या शिक्षा ऐसा था कि अगर आप कोई वेद पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर 12 साल आपको पढ़ना होगा उस वेद को प्रॉपर तरीके से। आपका ध्यान जो है एकाग्र होगा और बिल्कुल तरीके से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सोचिए जब किसी भी शिक्षा, और आज का टाइम क्या है? आज का टाइम यह है कि आप जो है घर से निकलते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से वापस घर आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्कूल पहुंचते ही नहीं है, घर से निकले लेकिन कहीं और पहुंच गए और वापस अपने टाइम पर घर आ गए वापस, ठीक है। तो ये हमारा जो मन का भटकाव है, ये जो सारी चीजें आई, ये कारण है उस समय के भागदौड़ से बाहर निकल जाना, ठीक है। हमारी जो शिक्षा तरीका था, हमने जिस सिस्टम से लाइफ को जिया था, उस समय से हम बिल्कुल बाहर आ गए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं कि जो पुराने हमारे इतिहास में या हमारे जो पूरे ग्रंथों में लिखा गया है, अगर हम उसके उच्चारण बस चलें या उसके तरीके से चलें तो हमारा जीवन कुछ अलग ही तरीके का होगा, ठीक है। पहले के लोग बहुत संतुष्ट जीवन जीते थे। आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो पहले के लोग बहुत संतुष्ट थे, उनके पास घर में कोई ऐसो आराम की चीजें नहीं थी, लेकिन जो था उससे बहुत संतुष्ट थे। आप बहुत सारे ऐसे विद्वानों को देख सकते हैं कि उनके समय में, उनके जीवन में उनके पास क्या रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर देखिएगा कि वो संतुष्टि थी। और आज के पास देखिएगा, यदि आप अंबानी बन जाते हैं तो भी आप संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण यही है, इसका कारण यही है क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसमें हमने बहुत सारा बदलाव कर दिया है, ठीक है। महत्वाकांक्षी शिक्षा प्रणाली को लेकर आ गए कि अब जो पाएंगे, जैसे एमबीए कर रहे हैं, आपने नोटिस किया है कि एक व्यक्ति है जिसने बीएड किया, ठीक है। पहले तो बीएड को किनारे करते हैं, पहले उसने किया कि चलो कॉलेज कर लेते हैं, ठीक है, किसी से भी किसी सब्जेक्ट से कॉलेज कर लिया, बीसीए कर लिया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, उसके बाद वो कोई और सब्जेक्ट ले लेता है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और कोई एमबीए कर लेता है, ठीक है। तो 10 तो सब्जेक्ट लेकर पढ़ने का मतलब क्या है कि मन का कितना भटकाव है कि वो इतना महत्वाकांक्षी कि किसी से तो नौकरी लग जाए, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ तो मिल जाए, ऐसे भी कर लें वैसे भी कर ले। उसका दोस्त व्यायाम वाला कोई टॉपिक पढ़ता है तो उसका भी ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। पंडित सुनीलाल शर्मा से कर लेंगे, उससे कर लेंगे। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे अंदर क्या है, संतुष्टि नहीं है। हम एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसका कोई मार्गदर्शन ही नहीं पता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज तो भले ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट आ चुके हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनर्स की एक सब्जेक्ट आ गई है, एडवर्टाइजमेंट का भी एक सब्जेक्ट आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए हैं जिसमें आप अपना विकल्प ढूंढ सकते हैं कि आप ये करने के बाद एक अच्छी जगह जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीजें से 5 साल 6 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, तो सब्जेक्ट गिनकर 3 ही थे आपके पास, ठीक है। बीएससी में आपके साइंस और मैथ वाला जो सब्जेक्ट था वो था, आर्ट्स था और बीकॉम था,
कॉमर्स, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पता। और इससे थोड़ा सा और पहले चले जाएंगे तो एक मिलता था आपको होम साइंस, ठीक है। ये गिन चुनकर 4 सब्जेक्ट थे हमारे पास, 5 सब्जेक्ट थे हमारे पास। बाकी अब धीरे धीरे बीबीए, एमबीए चीज़ें चालू होने लगी, ठीक है। नए नए चीज़ें आ गए, एमएसडब्ल्यू आ गया, बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आ गई। लेकिन एक समय था जब हम लोग बीच में जो रहे हैं वो संकीर्ण तौर पर रहे हैं, जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत आघात हुई है और उस समय के बच्चे आज भी सक्सेस नहीं हो पाए। इसका कारण यही है कि उनके पास शिक्षा प्रणाली का अभाव हो गया, ठीक है। क्योंकि बीए कर रहे हैं तो वो अजय माला पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। पूरी तरीके से अजय माला ने खा लिया उनको। तो अजय माला का संबंध जो है कभी ज्ञान, देखिए हमारा जो ज्ञान है या जो हमारा स्तर है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हम पढ़कर लिखने जा रहे हैं। केवल हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं है, या हमें अपने जीवन में उसको कैसे लाना है वो सीखा ही नहीं। तो ये शिक्षा प्रणाली अलग ही थी जब हम लोग उसको पढ़ने के लिए या रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा आज का भागदौड़ जो कंपटीशन है वो रिजल्ट है केवल, ठीक है। आपने उससे क्या सीखा ये मायने नहीं रखता, आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स है वो मायने रखते हैं। और समाज इसी नियम को बना के रखी है। लेकिन पहले सामाजिक नियम ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले हुआ करता था कि आपका जो तरीका है, आपके मार्क्स कभी नहीं दिखते थे। इसी कारण से लिपि का ज्ञान नहीं था उस समय, ठीक है। वैदिक काल के समय लिपि का ज्ञान कम था या नहीं था, इसका कारण यह है कि उस समय लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हम सिर्फ सुनते थे कि आपके पास कितना ज्ञान है, या जो शास्त्रार्थ किया जाता था तो वो बोलकर किया जाता था। इसका कारण यह था कि आपसे पूछा जाता था कि अंधेरे से भी अंधेरा क्या है। आपसे पूछा जाता था यह बात कि अंधेरे से भी अंधेरा क्या है या डार्क क्या है, ठीक है। तो आप बोलते थे पाप, यानी कोई पाप कर रहा है वो अंधेरे से भी अंधेरा है, क्योंकि उसमें एक बार चला गया वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप सही बिंदुओं पर अपने मन का या अपने शरीर का विकास कर पाते हैं, सर्वांगीण विकास जिसको कह देते हैं। क्योंकि जितनी सोचने की क्षमता हो जाएगी आपकी, उतना ज्यादा आप विकसित होंगे। आपको आज के समय में क्या चाहिए? लग्जरी लाइफ चाहिए। लेकिन उस समय लग्जरी लाइफ की जरूरत नहीं थी, उस समय थी संतुष्टि भरी लाइफ। यानी आपका जीवन, देखिए जैसे ही आप बेरोजगारी के क्रम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका सर जो है बोझा हो जाएगा, 500 किलो का वजन सर पे आ जाएगा, ठीक है। इसका कारण है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर एक चीज का मलाल होने लगेगा कि मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ, वो नहीं प्राप्त हुआ, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला अपने समय में, ठीक है। ये बातें बार बार तंज के रूप में किसी और को कसने लगेंगे, किसी ना किसी को बोलने लगेंगे तुझको तो मिला, मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। इसका कारण है क्योंकि हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में यही चीज सीखा है, ठीक है। चलिए आते हैं वापस। तो देखिएगा इसमें हम पढ़ते हैं क्या, आपके कल्प के अंदर आता है आपका ज्यामिति विज्ञान रेखागणित का प्रारंभ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला है आपका स्रोत सूत्र, याद रहेगा। दूसरा है आपका गृह सूत्र, इसके बाद आता है देखिएगा गृह सूत्र, ठीक है। गृह सूत्र, और इसमें आता है आपका गृह कर्मकांड, ठीक है। यानी गृह कर्मकांड की जानकारी से मिलती है, याद रखिएगा। गृह कर्मकांड का वर्णन है जिसमें याद रखिएगा क्या जानकारी मिलती है। अब गृह सूत्र है, इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम में जाने का पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है उसमें होता है ये 16 संस्कारों की जानकारी, ठीक है। आपने सुना होगा उपनयन संस्कार, पवज्जा संस्कार, ये सब चीजें सुनी होगी इसमें, ठीक है। तो जो संस्कार होते हैं उनकी जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। यानी जितने भी संस्कार होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर वो जब पेट में होता है तब से स्टार्ट होता है, और हर बात जो एक क्रमिक रूप से उसका संस्कार होता है, उसमें 16 संस्कारों की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ मिलता है 8 प्रकार के शादियों का वर्णन, यानी 8 विवाह, ठीक है। इसको प्रकार कर लीजिएगा, 8 प्रकार के विवाह, ठीक है। तो 8 प्रकार के विवाह, जैसे हम गंधर्व विवाह की बात करते हैं, राक्षसी विवाह की, भूत प्रेत की विवाह, ठीक है, सामान्य विवाह, ऐसे बहुत सारे विवाह हैं जिसमें 4 विवाह जो होते हैं याद रखिएगा बहुत अच्छे माने जाते हैं, और 4 विवाह जो होते हैं बहुत बुरे माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अपहरण विवाह भी आता है इसमें, ठीक है, भूत प्रेत का विवाह आता है, यानी राक्षसी विवाह आता है, जैसे इसे विवाह के बहुत सारे क्रम होते हैं, ठीक है। सामान्य विवाह वही होता है जिसमें माता पिता जो हैं एक योग्य वर देखकर वधु का विवाह कर देते हैं, पुत्री का विवाह करते हैं, वो सामान्य विवाह है। लेकिन इसके बाद जितने विवाह होंगे सभी अलग अलग प्रकार के विवाह हैं, ठीक है। पढ़ेंगे आगे जाकर, आपको विवाह को पढ़ना होगा। तो आप 8 प्रकार के विवाह याद रखिएगा, इसमें 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास में या भारतीय वैदिक ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है गृह सूत्र के प्रवर्तक कौन है, थोड़ा सा याद रखिएगा। यानी गृह सूत्र के प्रवर्तक,
ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैं वेद के बारे में कोई जानकारी तो रखता ही हूं या रखती हूं, क्योंकि इसका कारण है कि आप बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ रहे हैं इसको, और इनके संबंधों को कम से कम देखिए। ये कहां पर काम आएगा, मैं दो जगह बताता हूं इसको। एक तो पहला कि आपके जब भी टॉपिक आप पढ़ेंगे पीएससी और यूपीएससी के लेवल पर, ये बहुत अच्छा पूछा जाएगा उस पर, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है इसके दर्शन शास्त्र के तौर पर। ये सभी क्या है, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी आएंगे, ठीक है। दर्शन शास्त्र में क्या होता है कि जब आप दो नंबर के क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेदांग के बारे में पूछा जाता है कि कल्प, जो कल्प सूत्र है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कल्प वेदांग है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्रोत सूत्र है, ठीक है, स्रोत सूत्र पहले नंबर पे, गृह सूत्र दूसरे नंबर पे, धर्म सूत्र तीसरे नंबर पे, तीन सूत्र का वर्णन किया गया है कल्प सूत्र के अंतर्गत, ठीक है। स्रोत, गृह और धर्म, ठीक है। तो स्रोत के बारे में बात करेंगे तो यज्ञों की पूरी जानकारी मिल रही है इसमें, ठीक है। यज्ञ वेदिका कैसे बनाए जाते हैं और ज्यामिति विज्ञान का जानकारी मिलता है। इसके बाद गृह सूत्र की बात करेंगे तो घर के नियम, यानी सामाजिक जो नियम है उनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि आपने यहां लिखा भी है कि वैदिक कर्मकांड और सामाजिक नियमों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उसके संबंध में याद रखिएगा कि यहां पर 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। इनके प्रवर्तक का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। इनका प्रवर्तक है अश्वालायन, ठीक है। अश्वालायन इनके प्रवर्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धर्म सूत्र, देखिएगा। धर्म सूत्र, ठीक है। तो देखिएगा, धर्म सूत्र की बात करते हैं तो धर्म सूत्र बेसिकली क्या होता है, केवल धार्मिक नहीं है। यहां पर धर्म सूत्र का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा, यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला धर्म है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक सभी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो धर्म का मतलब यहां पर क्या है, कर्तव्य होना, ठीक है। तो धर्म सूत्र बेसिकली क्या है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, ठीक है, इन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें मिलता है पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था, ठीक है। पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था, ये सभी चीजों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये धर्म सूत्र है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, पुरुषार्थ और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो बस बेसिक आप याद रखेंगे कि धर्म सूत्र धर्म से जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ राजनीतिक भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक जुड़ा हुआ है, धार्मिक है, नैतिक है, बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं धर्म सूत्र के अंतर्गत। और इसके प्रवर्तक याद रखिएगा, हाँ, जिसने लिखा और जिसको स्टार्ट किया जिसने, ठीक है। यानी कि कल्प सूत्र में इसको जो जब जोड़ा गया तो ये जो है डिफाइन हुआ इनके द्वारा कि ये चीजें इसमें रखनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें प्रवर्तक कहा जाता है या मानने वाले कहते हैं। प्रवर्तक मतलब होता है बेसिकली इसको मानने वाले, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जैसे बौद्ध को कहते हैं प्रवर्तक, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक हो गए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो गए बुद्ध हो गए, ठीक है। वैसे ही जैन के प्रवर्तक हो गए आपके पाशरोनाथ हैं, फिर महावीर हैं, ऐसे बहुत सारे ऋषभ देव हैं, ये सभी इनके प्रवर्तक हो गए, ठीक है। तो मेनली क्या होते हैं कि जो उनको मानकर आगे बढ़ाते हैं या जो उनकी वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो आप स्तंभ याद रखिएगा, आप स्तंभ जो है ये इसके प्रवर्तक हैं, आप स्तंभ, ठीक है। हाँ, इतना डिटेल याद की जरूरत नहीं है। यदि आप इतना केवल याद रखते हैं कि धर्म सूत्र होता है, गृह सूत्र होता है और स्रोत सूत्र होता है, इतना काफी है। अगर आप इतना याद रख पाते हैं कि कल्प सूत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने एक बार पढ़ा और अगर आपको केवल इतना ही याद होता है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, तो एक बार के लिए बहुत अच्छा है कि आपने इतना याद कर लिया। जब दोबारा पढ़ें इसको तो आप फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दोबारा अगर आपके पास टाइम मिलता है कि 3 बार पढ़ने का टाइम है तो पूरा अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए याद करने की, ठीक है। देखिए, किसी को भी पढ़ने का तरीका में सबसे पहले याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि रट लेना है और वो याद नहीं होगा। याद मानिएगा कि रटना नहीं है आपको। शुरू बार में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत हल्के हल्के पढ़िए, ठीक है। बहुत ऐसे कि आपको सिर्फ उतना याद हुआ है या आप बहुत कॉमनली पढ़ रहे हैं, बहुत दबाव डाल के नहीं, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा पढ़ें तो चूंकि पहली बार आपने पढ़ा है तो दूसरी बार में थोड़ा जल्दी याद आएगा, तो अब दोबारा थोड़े से डार्क मोड पर पढ़ें कि थोड़ा दबाव डालकर पढ़ें। तीसरी बार जब आप पढ़ें तो तीसरी बार पढ़ने के बाद किसी को जरूर बताएं इस बात में कि मैंने इसको पढ़ा है, जानते हो क्या ऐसा होता है। यकीन मानिए आपको परमानेंट याद हो जाएगा वो,
ठीक है। तो ये तरीका होता है इतिहास, क्योंकि बहुत टफ है अपने आप में, तो आपको याद करने के लिए थोड़ा सा यहां पर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया धर्मसूत्र, बात क्लियर है। चलिए व्याकरण की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण किससे संबंधित है? भाषा विज्ञान से। यानी व्याकरण जो है किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए इस विज्ञान की आवश्यकता होती है, उसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। और यही कारण है कि आप हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जितने व्याकरण होते हैं उस भाषा के लिए जोड़कर पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी भी क्षेत्र में किसी भाषा का विज्ञान नहीं है तो यकीन मानिएगा वो भाषा नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ी, सुना है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो है ये अपने आप में पहले बोली था, पहले बोली। ठीक है, तो बोली का मतलब क्या होता है? केवल बोलने के प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए आप जिस बोली का प्रयोग कर रहे थे अपने बोलने के लिए, उसे हम बोली कहते हैं। इसका भाषा और बोली में क्या अंतर है? इसके लिए कोई व्याकरण नहीं है तो हम बोली बोलेंगे उसको, क्योंकि आप इसमें गलत सही कुछ भी बोलिए, बस सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बोली। लेकिन जैसे ही आप इसका व्याख्यान करते हैं और प्रॉपर बोल पाते हैं कि इसका मतलब होता है बहुवचन, इसका मतलब होता है एक वचन, इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग, इसका मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जनरली अब जो है हमारी छत्तीसगढ़ी जो है वो भाषा बन चुकी है। ठीक है, इसका भाषा बनने का कारण क्या है? एक व्यक्ति जिसका नाम है हीरालाल का उपाध्याय। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिख दिया है। ठीक है, तो हीरालाल का उपाध्याय का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिख दिया है। और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि के रूप में इनको वैल्यू दी जाती है, क्योंकि पाणिनि ने सबसे पहले क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो पहले बोली कैसे थी, फिर भाषा कैसे बना, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति या किसी तरीके से व्याकरण की उत्पत्ति हो जाती है तो हम उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आप व्याकरण को क्या पढ़ते हैं? उसमें भाषा विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो देखिएगा, व्याकरण के संबंध में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इसके अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम है मुनित्रयी। इनका नाम है मुनित्रयी। ठीक है, ये कोई एक नाम नहीं है, ये उपाधि है, मुनित्रयी का उपाधि है, इसको समझिएगा। 3 मुनियों को मिलाकर हम मुनित्रयी कहते हैं। ठीक है, मुनित्रयी। अब ये 3 कौन कौन है याद रखिएगा। पहले नाम आता है पाणिनि का, दूसरा नाम आता है पतंजलि, जिसका प्रोडक्ट यूज करते हैं आप। ठीक है, पतंजलि। और एक नाम आता है कात्यायन। ठीक है, ये 3 व्यक्तियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? मुनित्रयी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना जो है आज हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी ही नहीं हो पाती अपने समय में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले पाणिनि की रचना का नाम है, हम यहां पर रचना लिखेंगे इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी याद रखिएगा, सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी। ठीक है, सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर टीका लिखा गया है। टीका समझते हैं? टीका, हाँ, बच्चे को लगता है वही वाला है, समझिए अब इसको थोड़ा सा। देखिए, टीका बेसिकली क्या होता है, आप उसका जो डेफिनेशन कर पा रहे हैं ना, टीका क्या है? बेसिकली क्या है? वैक्सीन है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर टीका भी वैक्सीन होता है, बस शर्त है कि थोड़ा सा इनके दोनों भावार्थ में अलग होता है। जैसे टीका या वैक्सीन क्या होता है, आपको जानकारी होगा कि वैक्सीन में हम उसी प्रकार के जीवाणु विषाणु को लाते हैं, उसी प्रकार का। ठीक है, जो कि अर्ध मृत हो या पूरी तरीके से मृत हो। बात समझ में आ रही है कि वैक्सीन बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का समय था, कोरोना के वैक्सीन बनाए जा रहे थे, तो हमने क्या किया था? उसी प्रकार के विषाणु को जो कि उससे कम इफेक्टिव हो,
ठीक है। अब मान लीजिए अपने अंदर कोरोना का वैक्सीन डाल दें या कोरोना को ही डाल दें तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि उससे कम इफेक्टिव या मृत हो या अर्धमृत हो, ठीक है, मृत या अर्धमृत, उसको हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी जो है इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने लगती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी विषाणु का एक छोटा हिस्सा ले लिया। उसी प्रकार क्या होता है कि हम जब इसी अष्टाध्यायी या भाषा विज्ञान को जब उसके छोटे से पार्ट को क्या करें, उस पर डिटेल करें, ठीक है, जैसे बोलते टीका टिप्पणी करना, बोलते हैं टीका टिप्पणी करना, तो हम क्या करते हैं, एक बड़े से भाषा को या बड़ा सा कोई ग्रंथ है, इसका कोई एक पार्ट छोटा सा उठा लिया हमने और उस पर टीका टिप्पणी कर दिया, ठीक है, उसके बारे में डिटेल कर दिया कि ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे कहते हैं टीका करना। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी का जो टीका है यह है महाभाष्य, इसको कहा जाता है महाभाष्य, जो कि अष्टाध्यायी का टीका है, याद रखिएगा, ठीक है। नाम क्या है, महाभाष्य। किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कात्यायन का याद रखिएगा वार्तिक, वार्तिक, ठीक है। तो ये सभी रचना है, याद रखिएगा। कभी कभी रचना ही केवल पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि पाणिनि ने किस मुख्य ग्रंथ का रचना किया है, तो सबसे मुख्य ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी, ठीक है। तो याद रखिएगा पतंजलि ने महाभाष्य और कात्यायन ने वार्तिक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी क्या है, भाषा विज्ञान से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये सभी नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां तक काफी है कि आप इनको थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ आता है आपका निरुक्त, निरुक्त, ठीक है। तो जो निरुक्त है इसके संबंध में याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है, एक व्युत्पत्ति शास्त्र है, व्युत्पत्ति शास्त्र है, ठीक है। तो व्युत्पत्ति शास्त्र के अंतर्गत जो है याद रखिएगा कि वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति के जो नियम लिखे गए हैं वो कहां लिखे गए हैं, निरुक्त में लिखे गए हैं, ठीक है। तो वैदिक शब्दों के ये जो वैदिक शब्द हैं, जो उन शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, तो निरुक्त से हुई है, ये जानकारी दी गई है, इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि इस नियम को लिखने वाले, ठीक है, प्रथम आचार्य, ठीक है, इस नियम को लिखने वाले जो प्रथम आचार्य हैं, आचार्य आपको पता होगा कि शिशु मंदिर में आप टीचर्स को आचार्य जी बोलते थे, ठीक है। तो वैसे ही याद रखिएगा कि हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं या शिक्षा देने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, ऋषि मुनि है कोई है, तो उनको क्या कहते थे, आचार्य कहते थे, ठीक है। तो अब उनका जो नाम है याद रखिएगा कश्यप ऋषि, उनका नाम है कश्यप ऋषि, प्रथम आचार्य कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी रचना याद रखिएगा निघंटु, निघंटु, ठीक है, इनकी रचना है निघंटु, याद रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है यास्क के द्वारा रचित है, यास्क के द्वारा रचित है, यास्क व्यक्ति का नाम है, आचार्य का नाम है यास्क, ठीक है, और इनके द्वारा रचित है, इनका नाम है, ठीक है, निरुक्त, ये यास्क के द्वारा रचित है, निरुक्त, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये निरुक्त में लिखा गया है, महत्वपूर्ण यास्क के द्वारा रचित है ये, ठीक है। देखिए जहां ज्यादा डिटेल जाना है वहां पर जाइएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आपकी कॉपी पे है, लेकिन आप याद रखेंगे निरुक्त में क्या जानकारी मिलती है, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के नियम लिखते हैं, और आपको पहला लाइन याद रखना है कि प्रथम आचार्य जो है कश्यप ऋषि हैं, इनकी रचना है निघंटु, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा, जरूरी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका छंद, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए देखिएगा इसके बाद है आपका छंद। तो वैदिक
ग्रंथों में पदों की क्रमबद्धता, ठीक है, छंद कहलाता है। यानी जितने वैदिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो पदों की क्रमबद्धता है, ठीक है, उनका जो क्रमबद्ध है वही छंद कहलाता है। और इस समय जो मुनि थे यानी छंद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनके नियम को क्या कहते हैं पहले ये याद रखिएगा। इनका जो नियम होता है उसे कहते हैं चतुष्पदी वृत्त या वृंत, चतुष्पदी वृंत कहलाता है, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा रचना अधिकतर आपको छंद शास्त्र के रचनाकार कौन मिलेंगे? पिंगल। इनका नाम मत भूलिएगा, ये सामान्य तौर पर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बहुत सामान्य तौर पर ऋषि पिंगल के बारे में पूछा जाता है कि इनकी रचना क्या है, तो छंद शास्त्र इनकी रचना है, याद रखिएगा ऋषि पिंगल की। आगे कभी भी हिंदी पढ़ेंगे आप, रस छंद अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें भी ऋषि मुनि पिंगल का नाम आएगा आपको, क्योंकि पिंगल के अनुसार छंद शास्त्र कैसा है वो यहीं से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद आता है आपका, हो गया यहां तक, चलिए इसके बाद देखिएगा लास्ट है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष। अब देखिए ज्योतिष के रचनाकार लगध मुनि, लगध मुनि, ठीक है, इनके रचनाकार हैं लगध मुनि। नाम सबका याद रखिएगा, कहां पर आपने कश्यप मुनि पढ़ा है, कहां पर आपने पिंगल मुनि पिंगल पढ़ा है, कहां पर लगध मुनि पढ़ा है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम कभी कभी दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लगध मुनि नाम याद रखिएगा। इनके बारे में बस एक बात याद रखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र का विकास जो है, ठीक है, यानी ज्योतिष में क्या लिखा गया है, ज्योतिष शास्त्र के विकास का नियम लिखा गया है, ठीक है। किस तरीके से नक्षत्र ग्रहों की जानकारी बताई गई है इसमें लगध मुनि के अनुसार, ठीक है। अब इसमें देखिएगा 3 ज्योतिष ग्रंथ हैं, इनका नाम याद रखिएगा। एक है आपका गार्गी संहिता, दूसरा है आपका बृहत संहिता, तीसरा है आपका नारद संहिता, ठीक है। तो ये 3 संहिताएं याद रखिएगा ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत, ये 3 बिंदुओं को याद रखिएगा, ठीक है। ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत गार्गी संहिता, बृहत संहिता और नारद संहिता, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे फिर हम डिटेल पे करेंगे, कल करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे उपवेद के बारे में, हालांकि आपने उपवेद तो पढ़ लिया है। फिर स्मृति पढ़ेंगे, स्मृति के बाद आपके महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है। महाकाव्य में आप रामायण भी पढ़ेंगे, महाभारत भी पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ लेंगे कि कम से कम कोई आपसे पूछेगा कि इतिहास में क्या घटना घटी थी, आपके बारे को क्या पता है, वैदिक काल के बारे में क्या पता है, या फिर उन साहित्यों के बारे में क्या पता है, तो एवरीथिंग आपको पता रहेगा इस पर, ठीक है, कि कितना आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, जितने भी चीज़ें शामिल होती है इसमें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है।